हाय। आज इस वीडियो में हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। क्यों देखना है हमें डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट? क्योंकि जब तक कॉस्ट का डेफिनेशन नहीं आएगा तब तक बाकी कुछ भी नहीं खुलने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। सो नाउ सी हियर। सो इन दिस डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट को अभी कैसे होता है ना, एक लाइन में लिखा हुआ है। कोई भी बुक में जाइए, कैसे भी जाइए, कि आपको एक लाइन में लिखा गया रहेगा डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। बट मैं भी वही लाइन लिखने वाला हूं, कोई अलग सा नहीं लिखने वाला। मैं भी वही लाइन लिखने वाला हूं, बट इन अ शॉर्ट फॉर्म में, ब्रेकेबल फॉर्म में मैं लिखने वाला हूं, क्योंकि मुझे डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने के लिए उस लाइन को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई। तो देखिए कैसे में लाइन बाय लाइन हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पे आता है कि इट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब सबको पता है। अब अकाउंट सीखते हो, आपको पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, कि जिस पे मैं पैसा इनकट करता हूं, खर्चा करता हूं। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट नथिंग बट द व्हाट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज अ इनकट फॉर समथिंग, विच इज अ इनकट फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, करेक्ट? तो इस लेक्चर्स के लिए आई हैव टू इनकट द समथिंग ऑन दैट लेक्चर। अभी क्या, आई हैव टू डिवोटेड माई टाइम। सेकेंड, आई हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। Yes or no? Because of all the equipment is running on the electricity, so the electricity expenses will be there. So for that purpose I required the studio room, या तो किसी मुझे स्टूडियो को पर आवर बेसिस पे देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तो मेरे ये हो गया कि हाँ भाई, कि मुझे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए खर्चा हो गया। मान लीजिए कि आपने कुछ बर्गर खाया, मान लीजिए कि आपने बर्गर खाया, बर्गर तो मुफ्त में नहीं आएगा। सो यू हैव टू पे फॉर दैट बर्गर। सो इट मीन्स यू हैव टू इनकट फॉर समथिंग। कुछ पाने के लिए जरूर कुछ खोना पड़ता है। यस और नो? ये लाइन सही है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। इफ आई वांट अ बर्गर, so I have to incur the something, I have to give the money, so that will be the my expenditure on the breakfast. So same thing is happen in the industry, same thing is happen in a cost accounting. If you are incurring the amount, आप पैसा खर्चा करोगे किसी पे भी, तो वो आपकी कॉस्ट बनेगी। और कितने दिन तक खर्चा करते हो उस बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, या कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ करने के लिए, कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ भी खर्चा करते हो, तो उसका ओवरऑल एग्रीगेट टोटल जो बन जाएगा, दैट विल बी द योर कॉस्ट। तो देखिए, मैंने सिर्फ आपको एक लाइन बताया, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आगे चलते कि ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना किस पे है। सो दिस एक्सपेंडिचर मे बी इन एक्चुअल फॉर्म और मे बी इन अ नोशनल फॉर्म। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं, तो आई एम यूजिंग माई लाइट्स, आई एम यूजिंग माई माइक, आई एम यूजिंग माई लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। यस और नो? सो ये तो मेरा खर्चा है, बट दैट विल बी द माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मेरी एसेट्स है। एसेट्स जब मैं यूज करता हूं टू प्रोड्यूस द समथिंग, द वैल्यू ऑफ दैट एसेट गेटिंग रिड्यूस्ड। क्योंकि एसेट जब भी आप यूज करते हो और कंटिन्यूसली यूज होता है एसेट का, तो एसेट का वैल्यू क्या होता है, दिन ब दिन कम होता जाता है। और वो जो वैल्यू दिन ब दिन कम हो जाता है, उसको हम मे बी राइट ऑफ कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो डेप्रिसिएशन भी इज अ पार्ट ऑफ माई कॉस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ टू प्रोवाइड द समथिंग आई हैव टू यूज दैट, एंड फॉर दैट पर्पज कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वैल्यू कम जितना भी हो रहा है वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा एज अ कॉस्ट करके। तो वो मेरी बनेगी कॉस्ट बच्चों। तो एक्चुअल और नोशनल, नोशनल मीन्स इमेजिनरी, कि जो हम काउंट तो करते हैं, बट कैसा होता है ना, नोशनल कॉस्ट में एक्चुअली मेन कॉस्ट जो होता है वो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका होता है ऑलरेडी। सो मतलब वो ऑलरेडी इनकर्ड है, बट उसका पार्ट ऑफ कॉस्ट वी आर यूजिंग टू जनरेट द समथिंग। सो एक्चुअल भी हो सकता है, नोशनल भी। सो वी विल टेक द एग्जांपल फॉर एक्चुअल कॉस्ट। तो लुक हियर, रेंट। चलो मान लीजिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि स्टूडियो के लिए मुझे रेंट पे करना पड़ता है, आर्ली बेसिस करने पड़ते हैं, दैट विल बी द माय एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी मुझे पे करना पड़ता है, दैट विल बी द माय एक्चुअल एक्सपेंडिचर।
फिर सैलरी और वेजेस, सैलरी भी इनकट करना पड़ता है ना, या नहीं करना पड़ेगा? यस, सैलरी, वेजेस। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। फिर क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट आपको इनकर करना पड़ेगा। अरे भाई प्रोडक्ट बेचना है तो दीज आर द ऑल एग्जांपल्स। सो नोशनल में आता है डेप्रिसिएशन। नोशनल में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में पहले ही बता चुका हूं कि दिस इज द नॉन कैश आइटम, बट कंसिडर तो करना ही पड़ेगा ना। बट अगेन माय क्वेश्चन इज दैट एक्चुअल और नोशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन व्हाट? तो लेट्स सी। इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू। इनकर्ड ऑन किसके लिए? एट्रीब्यूटेबल टू मींस किस चीज के लिए, मतलब वही है, दोनों का मीनिंग भी एक ही है, लगभग सेम ही है कि इनकर्ड ऑन समथिंग, एट्रीब्यूटेबल टू रिलेटेड, मतलब एट्रीब्यूटेबल का मतलब है रिलेटेड टू और रिगार्डिंग टू व्हाट, किसके लिए हम खर्चा करते। तो दो चीजें है मेरे पास, a specified article or product. If I want to manufacture something, I have to incur the for material, I have to incur for labor. Yes or no? The specified article, specified product, it means tangible thing. जब मुझे कंप्यूटर प्रोवाइड करना है, जब मुझे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं किसके लिए खर्चा कर रहा हूं? I am incurring the money only and only for the computer. So whatever my product, that will be the what specific article. जब मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं तब की बात है। Yes or no? और दूसरी चीज एक्टिविटी, या तो किसी स्पेसिफाइड आर्टिकल पे खर्चा करूं या तो किसी एक्टिविटी पे खर्चा करूं। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट कहा गया तो वो टेंजिबल बन जाएगा और एक्टिविटी कहा गया तो वो इनटेंजिबल बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंजिबल मतलब मैं यहां पे कुछ एक्चुअल चीज मैन्युफैक्चर करता हूं और इनटेंजिबल मतलब मैं किसी सर्विस पर प्रोवाइड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं थिएटर में मूवी देखने गया तो मैंने जो पैसा खर्चा किया वो एक्टिविटी मतलब जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए गया था, वहां पे कोई मेरी टेंजिबल थिंग मेरे हाथ में कुछ नहीं थी, मैं सिर्फ मूवी देख रहा था। सो थिएटर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू मी, फॉर दैट पर्पज आई हैव टू इनकर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्टिविटी। तो क्या होता है? एग्जाम्पल फॉर एक्टिविटी, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट है, एक्टिविटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। घर का कोई काम देखिए, मान लीजिए कि आपके घर का फ्रिज खराब हो गया तो आप किसी टेक्नीशियन को बुलाओगे, उसको पैसा इनकट करने बोलोगे, यस और नो? और पैसा इनकट हो जाएगा तो वो किसके लिए? सर्विस के लिए दिया आपने। फिर आता है पावर चार्जेस, करेक्ट। फिर आता है मेंटेनेंस चार्जेस। ये सारे एग्जांपल जो आप देखते हो ना, पावर चार्जेस, मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट, ऑल दोज आर व्हाट? ऑल दोज आर बेसिकली एक्टिविटीज, टेंजिबल थिंग्स। तो ये था डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो डेफिनेशन कॉस्ट सीधा सीधा मीनिंग देखोगे तो इट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखा हो गया है कि एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड ऑन, एट्रीब्यूटेबल टू द एसी स्पेसिफाइड आर्टिकल और एक्टिविटी। तो इसका तोड़ के हम मतलब देखेंगे, पूरा इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो एक्चुअल निकल के आता है, नोशनल निकल के आता है, स्पेसिफाइड आर्टिकल मतलब कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो, और कुछ सर्विस लेनी है तो उस सर्विस के लिए जो पैसा जाएगा वो। तो दिस इज एंटायरली डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे बच्चों डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसके आगे है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। हाय। सो द प्रीवियस लेक्चर हम पहले से देख चुके कि वहां पे कॉस्ट का डेफिनेशन हमने देखा, फिर आज हम देखेंगे कॉस्टिंग का डेफिनेशन। वैसे ही है कि जैसे मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूं कि हमें क्या करना है, धीरे धीरे सब चीजों को तोड़ना है। डेफिनेशन तो चलता रहेगा, डेफिनेशन तो लंबा लंबा होता रहेगा, बट उसको धीरे धीरे तोड़ के हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें एग्जैक्टली बताना क्या चाहता है हमें कॉस्टिंग का डेफिनेशन। तो आगे देखिए। सो दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग है क्या? तो देखिए, इट इज द टेक्निक। तो ये एक टेक्निक है। कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है। टेक्निक क्यों चाहिए? तो आप कोई भी चीज लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज देखिए कि हर चीज के लिए एक टेक्निक होता है। भाई खाने के लिए एक टेक्निक है, हाँ या ना? होटल में गए तो आप खाने का एक प्रोसीजर फॉलो करते हो। कुछ चीज़ों को खाने के लिए हमें फोक्स और स्पून की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी एक अलग तरह का टेक्निक होता है कि कौन से हाथ से क्या पकड़ना है,
ठीक है ना। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, पढ़ाई करने का भी एक टेक्निक होता है, सम सॉल्व करने का भी एक टेक्निक होता है, तो सब चीज के लिए एक टेक्निक है। तो कॉस्टिंग इज नथिंग बट व्हाट, टेक्निक। और भी कुछ है। और प्रोसेस ऑफ मतलब इज नॉट अ टेक्निक, इट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ। किसकी प्रोसेस, कैसी प्रोसेस। तो मतलब, तो इन दो लाइन से मुझे यह समझता है कि भाई कॉस्टिंग एक टेक्निक भी हो सकता है और एक प्रोसेस भी हो सकता है कुछ चीज बनाने के लिए। तो यहां पे कुछ चीज तो बनाना नहीं है, क्योंकि किस चीज बनानी हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, मुझे तो यहां पे कॉस्ट डिटरमाइन करना है। तो कॉस्टिंग इज नथिंग बट व्हाट, टेक्निक और प्रोसेस टू डिटरमाइन द कॉस्ट। तो आगे देखिए, तो असर्टनिंग द कॉस्ट, डेफिनेशन इज ओवर। तो असर्टनिंग, कॉस्ट को डिटरमाइन करना है, असर्टन करना है। असर्टन मतलब उसको हमें फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली कोई भी चीज होती है मेरे पास, जब मैं उसको मैन्युफैक्चर करता हूं या उस कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये मुझे डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो टेक्निक क्या होती है, तो प्रोसेस क्या होती है, किस चीज के लिए, कौन सी चीज के लिए कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल है, ये हमें देखना है कॉस्टिंग में। तो देखो, तो इसके दौरान टेक्निक कितनी है अपने पास, मार्जिनल कॉस्टिंग। सो दिस इज नथिंग बट द व्हाट, दीज आर द आपके आगे आगे आने वाले फॉलोअप वो सारे चार्जेस है, करेक्ट, सॉरी चैप्टर्स है। सो द मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको फाइंड आउट द, तो हेल्प टू फाइंड आउट द वैरिएंस। वैरिएंस मतलब मैंने बोला था कि 10 केजी लगने वाला है, आपने 11 केजी यूज किया, इसका मतलब आपने वेस्ट किया। आपने 9 केजी यूज किया, इसका मतलब आप बहुत बड़ा तीर नहीं आपने मारा है। 9 केजी यूज किया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो क्वालिटी डाइवर्ट हो चुकी है, क्वालिटी कुछ तो इम्पैक्ट हो गया। तो कम भी नहीं यूज करना है, ज्यादा भी नहीं यूज करना है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे वैरिएंस एनालिसिस, ये मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देता है। तो दीज आर द टेक्निक्स टू अवॉइड द लॉसेस, टू टेक द डिसीजन। इन सब के लिए मुझे टेक्निक की जरूरत है। आगे भी है बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल इज वन ऑफ द टेक्निक। Activity based costing is also what, technique. So these four are what's, techniques to determine the cost, to determine the profitability, and also help in taking a decision, correct. तो ये थी टेक्निक्स। तो चलो अभी प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस मतलब मेथड्स to determine the cost. So contract costing. So the normally contract costing is used for the construction contracts, correct. तो जहां पे भी कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रोड का है, तो एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कवर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो उसकी सारी कॉस्ट वी डिटरमाइन अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। फिर आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि वन गुड्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम द अनदर प्रोसेस, मतलब वन प्रोसेस टू द अनदर प्रोसेस। तो जो प्रोसेसिंग होता है, जहां पे गुड्स पे प्रोसेस चलता है, वहां पे क्या होती है, सारी फूड इंडस्ट्रीज, जितने भी आप देखते हो फूड इंडस्ट्रीज फॉलोइंग द व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑलवेज फॉलोइंग द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। क्यों, बिकॉज ऑफ देयर इज अ प्रोसेस, हर चीज के लिए प्रोसेस होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको पहले टैबलेट का ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, पाउडर मिलेगा, फिर उसको टैबलेट में कन्वर्ट होगा, फिर उसकी पैकिंग होगी। तो एवरीवेयर देयर इज अ प्रोसेस टू डू द टू जनरेट द फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद आता है जॉब कॉस्टिंग। सो जॉब कॉस्टिंग में वी आर एबल टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब। पर्टिकुलर जॉब मतलब किसी पर्टिकुलर घर का हो। अभी मान लीजिए कि इंटीरियर जॉब होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग कुछ डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में भी किसी एक चीज का कॉस्ट डिसाइड होता है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किसी एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट डिसाइड होता है, प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो लगभग दोनों सेम ही है, बट वही है कि जॉब कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफाइड कॉस्टिंग, मतलब मैं जो स्पेसिफिकेशन देता हूं अकॉर्डिंग टू द माई स्पेसिफिकेशन आपको वो प्रोड्यूस करना है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी वैसे ही होता है कि अकॉर्डिंग टू द यूएस स्पेसिफिकेशन, बट देयर आर द सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बट इन जॉब कॉस्टिंग
आपको सपोज कोई कबर्ड बनाना है, आपको सपोज कोई गैलरी का ये जो करना है, गैलरी जो होती है ना कवर्ड गैलरी करनी, तो वो मेरे हिसाब से बनेगी, कौन सी डिजाइन चाहिए, क्या डिजाइन चाहिए, तो वो सारा जॉब कॉस्टिंग में आ जाएगा। सर्विस कॉस्टिंग इज कवर्ड द ऑल सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू यू, तो ये सर्विस इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडस्ट्रीज है, सिनेमा थिएटर service industries, all those are covered the service, wherever we are providing the services. So in that business, if you want to decide the cost, so we have to take the help of service costing method, correct? And the last one is what joint product and the byproduct. अभी ये joint product and byproduct है क्या? तो दिस इज व्हाट जॉइंट प्रोडक्ट मीन्स कि कोई दो प्रोडक्ट, कोई तो दो चीजें मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं, बट उसके साथ अननेसेसरली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट बाय प्रोडक्ट। जैसे कि माइंस होते हैं, माइंस में जो गैस मिलती है, तो मैं ढूंढने जाता हूं कि नेचुरल गैसेस मुझे मिल जाए कि जो यूजफुल हो टू मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं माइनिंग करता हूं, तो माइनिंग करते वक्त वही नहीं कि जो मुझे चाहिए वही गैस मिलता है, अदर भी गैसेस मिलते हैं, जो अदर गैस मिल जाते हैं, कोई उसका इंटेंशन नहीं है, दैट विल बी द माय बाय प्रोडक्ट, बट वॉट एवर द प्रोडक्ट आई वांट टू प्रोड्यूस इट, दैट विल बी द माय जॉइंट प्रोडक्ट, करेक्ट? सो द जॉइंट प्रोडक्ट एंड द बाय प्रोडक्ट, ये वन ऑफ द अदर मेथड टू फॉर व्हाट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। सो द इट इज अ टेक्निक, मतलब क्या है कि कॉस्टिंग ये टेक्निक भी है और प्रोसेस भी है, आपको समझाती भी है कि डिसीजन कैसे लेना है, और डिसीजन लेने के लिए मुझे कॉस्ट जनरेट करना पड़ता है, तो मुझे कॉस्ट भी जनरेट करके देती है। तो ऑल दीज आर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड ऑल दोज आर व्हाट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। द लास्ट पॉइंट, तो असरटनिंग ऑफ कॉस्ट किसकी, कॉस्ट तो डिटरमाइन करना है ना आपको, किसका कॉस्ट डिटरमाइन करोगे, तो कुछ नहीं, जो प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करने वाला हो उसका कॉस्ट, और जो एक्टिविटी में प्रोड्यूस करने वाला हो या तो मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं उसकी कॉस्ट मुझे डिटरमाइन करने के लिए मुझे कॉस्टिंग की जरूरत है, ठीक है? तो अगले वीडियो में देखते हैं बच्चों हम कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, तब तक के लिए थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, सो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसके पहले वाले वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग and definition of cost. So now here the cost accounting is nothing but the what we have to record the data in a particular format. तो कैसे होता है ना कि हमने पहले से ही देख चुके हैं कि कॉस्टिंग में हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, बड़ी मेथड और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग के लिए ना हमें बच्चों डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता है, डेटा मेंटेन करना पड़ता है, तो वो कौन देगा, सो बट ऑब्वियस वो देगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम एक ही है कि डेटा मेंटेन करो। तो चलो देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सो कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन में स्टार्ट विद द क्या होता है, सो लुक हियर, सो द कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट द व्हाट प्रोसेस, बट ऑब्वियसली इट इज अ प्रोसेस फॉर व्हाट, ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, कॉस्ट की अकाउंटिंग करने का प्रोसेस, जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है। हमने तो कॉस्ट का डेफिनेशन देख चुके हैं। सो विच दो पॉइंट लिखा है यहां पे, सो विच इज बिगिन विद द रिकॉर्डिंग, बिगिन विद द रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना है, मतलब करना ही है, जब तक डेटा रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि पहले मुझे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, सारे खर्चे, सारे इनकम, तभी तो जाके कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, तभी तो जाके वो प्रोसेस बनेगा। तो देखिए बिगिंस विद देम, स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, तो रिकॉर्डिंग क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम, सारे इनकम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, एनी इंडस्ट्रीज के इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, जब तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं कंसीडर करोगे तब तक ना प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। तो बट ऑब्वियसली कॉस्टिंग में इनकम का मतलब वही है कि मैं प्रोडक्ट को सेल करता हूं, और भी कुछ अदर छोटे बहुत मिसलेनियस इनकम होते हैं, करेक्ट, बट फिनेंशियल नेचर वाले नहीं है, सिर्फ कॉस्टिंग वाले।
तो ये इनकम रिकॉर्ड करने के लिए बेस क्या होगा? द बेस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड। मतलब इतना ही नहीं है कि सिर्फ आपको रिकॉर्ड करना है, आपको ये भी रिकॉर्ड करना है कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन से बेसिस पे आप ये सारे खर्चे, सारे इनकम्स रिकॉर्ड करते हो, सबके लिए बेस होना चाहिए। जब तक बेस नहीं है तब तक कुछ नहीं है। उसके बाद एंड, एंड्स विथ, भाई स्टार्ट होगा तो एंड भी तो होना चाहिए ना। डेफिनेटली। तो एंड कैसे होगा कि एंड, एंड में क्या मिलेगा? सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या है? मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं, मैं रिकॉर्ड करता हूं, मैं इनकम रिकॉर्ड करता हूं, एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता हूं, बट व्हाट आर द रिजल्ट फ्रॉम दिस रिकॉर्डिंग? व्हाट एग्जैक्टली आई वांट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम बाद में देखेंगे फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। बट एंड रिजल्ट में क्या आएगा कि भाई इसके बाद मेरा क्या होगा कि रिकॉर्ड तो मैंने किया है, तो एंड रिजल्ट। तो बट ऑब्वियसली डेटा प्रोसेस करने के बाद व्हाट इज द एंड? द प्रिपरेशन ऑफ द पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स। करेक्ट। पीरियोडिकल रिपोर्ट चाहिए, पीरियोडिकल मुझे स्टेटमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी मैं डिसीजन ले सकता हूं। यस और नो? जैसे कि आप साल भर पढ़ाई करते हो और साल भर पढ़ाई का प्रोसेस जो मेंटेन करते हो, उसका नतीजा ये होता है कि एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट क्या आता है। द सेम लाइक दिस, सीए का पढ़ाई करते हो आप, कैसे प्रोसेस पे करते हो और फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या मिलता है। तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के रिपोर्ट निकलते हैं कॉस्टिंग के डेफिनेशन में या कॉस्टिंग के अकाउंटिंग में। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि सेल्स रिपोर्ट मुझे चाहिए, तो सेल्स रिपोर्ट के लिए पूरे साल भर का सेल्स रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर मुझे चाहिए कि परचेस का कितना है, परचेस डेटा कितना है, कितना मैंने परचेस किया, एट व्हाट लेवल मैंने परचेस किया, कौन से टाइम पे मैंने परचेस किया, जब मैं परचेस करता हूं तो कितनी प्राइस थी, कितनी कम हुई, ऑल दोज डेटा गिवन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर उसके बाद आता है वेस्टेजेस, मटेरियल वेस्ट होना, उसको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जितना कम वेस्टेजेस उतना मेरा कम लॉस, जितना ज्यादा वेस्टेजेस उतना मेरा ज्यादा परचेस भी रहेगा और गुड्स के लिए भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा वो। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर्स, कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर अननेसेसरीली होते हैं या नेसेसरीली होते हैं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद आता है नॉर्मल लॉसेस। यस, एवरी प्रोसेस हैज अ नॉर्मल लॉस। कुछ भी देखो, अभी आप पढ़ाई करते हो, यस और नो, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस आता है उसमें। एबनॉर्मल लॉस मतलब मोबाइल साथ रख के आप पढ़ाई करते हो, कुछ भी मैं नोटिफिकेशन आया आप देख सकते हो, यस और नो, वो अवॉइड कर सकते थे आप, आपने किया नहीं, तो वो एबनॉर्मल बनेगा। नॉर्मल मतलब जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं वो करने पड़ते हैं, वो रेगुलरली करेंगे तो ही तो अपना घर चलेगा, तो वो मेरा नॉर्मल हो बनेगा। तो नॉर्मल लॉस ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं स्टडी के बाद में। बट इन केस ऑफ बिजनेस देयर शुड बी अ नॉर्मल लॉस, बट नॉर्मल लॉस से ज़्यादा होता है तो हमें वो अबनॉर्मल लॉस में काउंट करना पड़ेगा। तो वो भी देखना पड़ेगा कि नॉर्मल लॉस कितना होता है और किस हद तक होता है और कितना हुआ है। जब तक नॉर्मल लॉस एनालाइज नहीं करोगे तब तक हमें समझेगा ही नहीं कि हमारा एबनॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आता है अबनॉर्मल लॉस। तो ये दो लॉसेस की तो ट्रीटमेंट देनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस में अवॉइडेबल होता है, नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल, अवॉइड कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ इट इज इनहेरिटेंट टू माई प्रोसेस। इनहेरिटेंट टू माई प्रोसेस मतलब प्रोसेस के साथ रहेगा, मतलब रहेगा। अबनॉर्मल लॉस ऐसा होता है कि मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं। सो फॉर वॉट, ये इतना तामझाम करना क्यों है? प्रोसेस करो, एंड के साथ रिपोर्ट देखो, वाई? डिसीजन मेकिंग देखो। सो द असर्टनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट, करेक्ट, कॉस्ट को असर्टन करना है, और जब कॉस्ट को असर्टन करोगे तो कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना मतलब डिसीजन मेकिंग। ऑन दैट बेसिस वी कैन टेक द डिसीजन, ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो सारी चीज देखने के लिए मुझे कंट्रोलिंग पॉइंट चाहिए। और कंट्रोलिंग पॉइंट कब आएंगे? जब मैं डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड करूंगा तब। आ गया। तो यहां